हाँ तो देखो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक खत्म कर दिया था, अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज होती है सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं जो प्लेन पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नॉर्मल एंगल से कुछ रिफ्लेक्ट कर दे, वो कहलाते हैं हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो उसी में हमने देखा था एक चीज़। अब उसके बाद हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स होता है, यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है। फिर यहाँ पे आता है एक मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ से जो लाइट आ रही होती है, इस लाइट को वो क्या करता है, एक मोनोक्रोम लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारे पास होती है पीपीएल। ठीक है, यहाँ से वो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है और यहाँ रखा होता है हमारा सैंपल, जो भी कंपाउंड हमें एनालाइज करना है वो। ठीक है, तो ये सैंपल अगर इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को सीधा जाने दे तो ये कैसा है, तो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। या फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेसिमिक मिक्सचर। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर ये जो सैंपल है वो इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को कुछ प्लस थीटा एंगल से डेविएट कर दे, ये थीटा एंगल से डेविएट कर दिया। अब देखो इस साइड किया तो हम प्लस मानेंगे और इस साइड किया तो हम क्या मानेंगे कि हमको हमारा जो एंगल है वो कितना है, माइनस थीटा का है। तो आपको ये देखना है कि अगर सैंपल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में डेविएट किया है तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और हम इसको क्या बोलेंगे, ये प्लस में है, या फिर हम इसको डी या फिर प्लस बोलते हैं। जो स्मॉल डी साइन होता है वो इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। और अगर ये नीचे साइड डेविएट करता है, मतलब कि माइनस में डेविएट करता है, तो हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस में। या फिर इसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। आपने देखा होगा किसी कंपाउंड के आगे प्लस डी या फिर माइनस एल लिखा होता है, तो वो किस बेस पे लिखते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे डी और एल लिखते हैं। अब देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो क्या करता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, उसको सीधे जाने देता है और हम जैसे हमने सोर्स लाइट भेजी थी वैसी की वैसी हमको लाइट इधर मिल जाती है। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर होता है तब भी ऐसा ही होता है। अब ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर ये होता है, जैसे देखो ये एक फॉर्म ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव में, और एक फॉर्म ये होता है। हर कंपाउंड के दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। अगर वो डी फॉर्म और एल फॉर्म इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो गए तो हमारा कंपाउंड क्या कहलाने लगता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाने लगता है। जब दो एनेंटियोमर मतलब डी और एल दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो वो जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। उस केस में क्या होता है, मान लो कि कोई एक इंसान आ रहा है, ठीक है, उसको पहले 10 लोगों ने इधर धकेला, उसके बाद इक्वल फोर्स से 10 लोगों ने उधर धकेला, तो उसका जो नेट चेंज होगा वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो सीधा आ रहा था, उसको 10 लोगों ने उधर धकेला और जिस फोर्स से उस साइड धकेला, उस साइड वाले लोगों ने भी उतने ही फोर्स से इधर धकेला, तो उसका जो नेट चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर प्रेजेंट है, मतलब दो एनेंटियोमर डी और एल फॉर्म इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ये एनेंटियोमर क्या होते हैं ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो डी वाले क्या करेंगे, उसको प्लस थीटा से डेविएट करेंगे,
मतलब मान लो डी वालों का इक्वल अमाउंट, मतलब डी और एल वालों का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट, तो जो जितना डी का अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उसको राइट में रोटेट कर देंगे, नॉर्मल से राइट में रोटेट कर देंगे, और जो एल वाले होंगे वो जो राइट में जितना रोटेट किया था उसको इक्वली लेफ्ट में रोटेट कर देंगे। तो नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। फिर एक चीज देखो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन कौन से कहलाते हैं, वही जो डेविएट करते हैं, डेविएट पीएल यानी पीपी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो डेविएट करते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कि वो कायरल कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। मतलब कि उसकी जो मिरर इमेज है वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं करती ऐसे कंपाउंड्स की। देखो उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स do not deviate PPL, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट नहीं करते, सबसे पहली बात। दूसरा है कि वो फिर क्या कहलाने लगते हैं, वो एकाइरल कहलाने लगते हैं, प्लस वो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, मतलब वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करते हैं। देखो अब यहाँ पे जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, वीडियो ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक कायरल कार्बन बताया था जिसपे उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। और मैंने बोला था कि ये जो कार्बन है वो कहलाता है कायरल कार्बन। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर कोई एक एसिमेट्रिक कार्बन है, अगर इफ एनी molecule having only one asymmetric center, then it will always be chiral। अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर है, मतलब उसमें अगर 50 कार्बन है लेकिन उसमें से केवल एक कार्बन कायरल है, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंसीडर किया जाएगा। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखा, यहाँ पे मैंने Br लगाया, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे क्लोरीन लगाया। तो देखो चारों ग्रुप इस पे डिफरेंट लगे हुए हैं, तो मतलब ये कैसा ग्रुप कार्बन है, हमारे पास कायरल कार्बन है। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, मैं इसकी यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब मैं सामने देखती हूँ मिरर में, तो मेरी इमेज बनती है। इसी तरीके से इस कंपाउंड को अगर मैं इस कंपाउंड के यहाँ पे मिरर लगा दूँ, मान लो मैं अपने यहाँ पे मिरर लगा देती हूँ, ठीक है, तो मिरर में सबसे मेरा ये वाला हाथ इधर है, तो सबसे पहले मिरर में मुझे ये वाला हाथ दिखेगा। अगर मैं ऐसे मिरर के पे हाथ रख के खड़ी हो जाऊं तो उधर से भी ऐसा लगेगा कि हाथ रखा हुआ है। मेरे सबसे पहले मेरी इस हाथ की परछाई दिखेगी, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरा फेस दिखेगा, फिर मेरा ये वाला हाथ दिखेगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूँ, आप खुद से जाके मिरर के सामने खड़े होना और उस मिरर पे हाथ रख के देखना, तो आपको पता चलेगा सबसे पहले आपका यही हाथ दिखेगा, ना कि ये हाथ। तो इसी तरीके से जब मैंने यहाँ मिरर लगाया है तो मुझे सबसे पहले यहाँ कौन फ्लोरीन
सबसे जस्ट बाद में फ्लोरीन दिखेगा, उसके बाद फिर ये बॉन्ड दिखेगा, फिर कार्बन दिखेगा, फिर हाइड्रोजन दिखेगा, ब्रोमीन तो जैसा था वैसा ही दिखेगा और क्लोरीन भी जैसा था वैसा ही दिखेगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, विजिबल, हाँ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। जब मैं क्या करूं, इस कंपाउंड को उठाऊं और इस पे रख दूं, ठीक है, मैंने इस कंपाउंड को ऐसा का ऐसा उठाया और इस पे रख दिया, तो ये ब्रोमीन एटम को पूरा ढक लेगा, कार्बन को पूरा ढक लेगा, क्लोरीन को पूरा ढक लेगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तो पूरा ढक लेगा। लेकिन जब मैं इधर इसको देखूंगी तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा और फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, कुछ दिक्कत होगी इनके बीच में। सुपर इम्पोज मतलब कि जैसे देखो ये हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज है, जैसे मैंने अगर बीच में यहाँ मिरर लगा देती तो सबसे पहले ये जो थंब है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे रखती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस थंब की मिरर इमेज यहाँ दिख रही है, फिर उसके बाद इस फिंगर की दिख रही है, फिर उसके बाद इसकी, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर लेकर आऊंगी तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। सुपर इम्पोज मत करने का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से ये कर रहे हैं सुपर इम्पोज, लेकिन इसके लिए मुझे हाथ रोटेट करना पड़ा, कुछ करना पड़ा। सिंपली अगर मैं इसको उठा के इस पे रखूं तो ये सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों थंब अलग जा रहे हैं और मेरी इस वाली फिंगर पे ये वाली फिंगर आ रही है, इस पे ये, मतलब रैंडमली कुछ भी हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से देखो जब हम इसको इस पे रखेंगे तो फ्लोरीन पे हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन पे फ्लोरीन आ रही है, तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है देन हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर देखो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो इफ मॉलिक्यूल having more than one chiral कार्बन, अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है देन ऑप्टिकल एक्टिविटी depends on elements of symmetry। कौन कौन से, सबसे पहले POS मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा COS मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब हमें सबसे पहले तो किसी भी मॉलिक्यूल में POS और COS देखना सीखना पड़ेगा कि POS कैसे देखते हैं, COS कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, किसी एक मॉलिक्यूल को लाइक ये मेरे पास, जैसे हमने A फॉर एप्पल बनाया, ठीक है, ये बनाया। अब मैं क्या करूं, इसमें से एक प्लेन पास करूं, मतलब कि एक कटर ऐसे पास करूं और इस A को दो भागों में मैंने काट दिया। तो जब मैंने इसको दो भागों में काट दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो दो भागों में काटने के बाद ये जो था ये यहाँ से इतना कट से बच जाएगा, यहाँ से इतना बच जाएगा, यहाँ से ये इतना बच जाएगा, इधर से दिखेगा। अब जस्ट क्या करूँ मैं, इसी का अपोजिट बना दूँ तो देखो कैसा दिखेगा, यहाँ से ये बच जाएगा, यहाँ से ये बच जाएगा और यहाँ से ये। तो देखो ये दोनों एक दूसरे एक तरह दिख रहे हैं बिल्कुल। तो
इस वाले पार्ट को देखो, फिर ये क्या कर रहे हैं, मैंने इन दोनों के बीच में मिरर लगा दिया। तो अगर मैं मिरर लगाऊंगी तो ये बिल्कुल इसकी तरह दिखेगा। जैसे देखो यहाँ से सबसे पहले अगर मैंने मिरर लगाया तो ये वाला पार्ट यहाँ से दिख रहा है ऐसे उल्टा होके, जो ऐसा था, ठीक है, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट दिखेगा, पहले ये दिखेगा, फिर ये लाइन दिखेगी, फिर ये वाला पार्ट दिखेगा, उसके बाद पहले ये दिखेगा, यहाँ से ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये। तो ये हमने जब इसको काट दिया तो ये क्या हुआ, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज लगने लगे। जब हम किसी कंपाउंड को अगर उसमें किसी कंपाउंड में से कोई प्लेन पास करते हैं और वो उसको दो इक्वल बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखो और एग्जांपल देखते हैं हम, और एग्जांपल देखेंगे लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल मतलब मैंने एक रैंडम सा कोई भी ऐसा ले लिया यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ए, यहाँ लिख रही हूँ बी, यहाँ लिख रही हूँ बी, यहाँ सी और यहाँ सी। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ बीच से एक कटर पास कर दूँ, ठीक है, प्लेन पास किया मैंने यहाँ से बीच से, बिल्कुल एकदम सेंटर से, तो क्या होगा, जब मैंने इसको पास किया तो सॉरी यहाँ ए आएगा, तो देखो जब मैंने इसको पास किया तो यहाँ से देखो इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन रिफ्लेक्ट करेगा, इस ए को ये ए रिफ्लेक्ट करेगा, इस बी को ये बी और इस सी को ये सी, दोनों एक दूसरे को, जब मैं इसको ऐसे करके ऊपर रख दूंगी फोल्ड करके तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर लेकिन मैं यहाँ से सी को ऐसे ही रखूँ, यहाँ पे मैंने बी लगाया, यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे बी लगाया, यहाँ पे ए लगाया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से एक प्लेन पास कर दूँ तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि देखो जब मैं काटूंगी इसको यहाँ बीच से तो B को A दिखेगा, यहाँ A को B दिखेगा, तो ये इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आइए भी समझ में, ऐसे ही देखना है हमें। अब देखो और इसको हम ग्रुप लगा के भी देख सकते हैं। अब देखो दूसरी देखते हैं हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, हाँ कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये जो डंडी वाला प्रोजेक्शन होता है, मैंने बताया भी था, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है वो डैश पे होती है पूरी लाइन, ये वाले जो है वो वेज पे होते हैं। तो हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा लगेगा कि इसमें प्रेजेंट है, लेकिन उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो कभी भी आपको इस वाले फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या करें, हमने इस तरीके से एक कोई मॉलिक्यूल लिया, इस पे मैंने यहाँ ऊपर साइड में ए, यहाँ बी, इस पे मैंने यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे मैंने सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे मैंने डी और यहाँ पे सी लगा दिया। बहुत बेकार सा बनाया, अच्छे से बनाती हूँ दोबारा, रुको। स्टाइलिश बनाने के चक्कर में बेकार बन जाता है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। जब भी मैं कुछ चीज़ स्टाइलिश बनाने की कोशिश करती हूँ तो वो बिगड़ जाती है। ए बी, यहाँ से हम उसको पास करेंगे, बी ए सी डी सी। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमें जो एटम मिल रहा है उसकी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चले तो हमें सेम वही एटम मिलना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ ये एक मॉलिक्यूल है और मैं 20 से चल रही हूँ और अगर मैं 20 से इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये हुई। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ तो उसकी अपोजिट ये हुई। तो मैं जिस डायरेक्शन में चल रही हूँ और मुझे वहाँ जो एटम मिल रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मुझे वही एटम मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हाँ इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखो इस मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ है। अब मैं सेंटर से सबसे पहले O, अब सेंटर से मैं सबसे पहले
इस वाली डायरेक्शन, सेंटर से सबसे पहले मैं इस वाली डायरेक्शन में चल रही हूँ और इस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन जस्ट ये वाली होगी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मैं ऊपर चल रही हूँ, यहाँ से मैं गई और फिर मैं ऊपर गई तो मुझे डी मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्शन में चली हूँ और इस ऊपर गई हूँ तो अब मुझे इसकी अपोजिट जस्ट मतलब मैं ऐसे और ऐसे गई हूँ तो इसका अपोजिट जस्ट ऐसे और ऐसा होगा। तो मैं ऐसे जा रही हूँ और नीचे जा रही हूँ तो मुझे फिर से डी मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वैसे ही मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ और फिर मैं नीचे चल रही हूँ तो मुझे सी मिल रहा है। मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, अभी मैं नीचे गई तो इसकी अपोजिट ये होगी, तो मैं अगर ऐसे जाऊं और ऐसे आऊं तो मुझे सी मिल रहा है। सेम अगर मैं इनके लिए देखूं, मैं यहाँ गई, ऊपर गई, बी मिल रहा है। इसके अपोजिट में जाऊं, नीचे जाऊं तो बी मिलना चाहिए, मिल रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ गए, नीचे गए, ए मिल रहा है, तो यहाँ गए, ऊपर गए तो ए मिल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसमें पता करते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पीओएस है, सीओएस है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो पहला वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस प्लेन को यहाँ से पास कर दूँ तो इस CH3 को ये CH3 दिख जाएगा, इस कार्बन को ये कार्बन दिख जाएगा, इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिख जाएगा। मतलब कि हाँ, इसमें पीओएस क्या है, पीओएस प्रेजेंट है। अब अगर देखो आपको पता है कि ये प्लेनर होती है, एल्कीन हमारी प्लेनर होती है, तो देखो इस हाथ से समझना, दो कार्बन है इस वाले प्लेन में, दो कार्बन लगे हुए हैं, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है और फिर इधर साइड में दो CH3 लगे हुए हैं और आगे साइड में दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कैसा मॉलिक्यूल इमेजिन हो रहा है, मतलब एक कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, पूरा प्लेन में है ये, इस वाले प्लेन में, और यहाँ CH3, यहाँ CH3, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँ, मैंने बीच से काट दिया। जब मैंने बीच से काटा तो ये CH3 को रिफ्लेक्ट, हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये दो जो CH3 थे वो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब क्या करें, जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल था अगर मैं उसी प्लेन को पास कर दूं, जैसे ये इस वाले प्लेन में था मॉलिक्यूल, आप इमेजिन करो कि यहाँ एक CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो अब मैं क्या करूँ, अगर इस वाले प्लेन को पास कर दूं तो सारे एटम्स बीच में कट जाएंगे और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। तो इसी तरीके से एक प्लेन तो ये वाला प्रेजेंट है और एक कौन सा प्लेन है, वही वाला प्लेन जो इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला एक प्लेन प्रेजेंट है जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें पीओएस प्रेजेंट है। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला प्लेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँगी तो इस CH3 को हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेगा और इस CH3 को हाइड्रोजन, ना यहाँ से पास कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ CH3 और हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन मैं वो वाला प्लेन पास कर सकती हूँ जो मैंने अभी जस्ट समझाया, बाइसेक्टिंग प्लेन। अगर मैं इस प्लेन में बाइसेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास POS प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। POS समझ में आ गई बाइस। अब देखो इसमें COS है क्योंकि देखो जब मैं इस मॉलिक्यूल के सेंटर से, यहाँ इस मॉलिक्यूल का सेंटर है, जब मैं इस मॉलिक्यूल के सेंटर से इस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ, इस डायरेक्शन में बढ़ी, मुझे एक कार्बन एटम मिला, देन फिर मैं नीचे गई तो मुझे CH3 मिला। वैसे ही अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ तो मुझे कार्बन मिल रहा है और ऊपर जाऊँगी तो CH3 मिल रहा है। वैसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब इधर आगे बढ़ते हैं, कार्बन मिलता है और अगर ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है। वैसे ही अगर नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास POS भी है और COS भी है। अब देखो यहाँ से देखो इस मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले तो ये वाला एक प्लेन हो जाएगा। इस प्लेन से क्या होगा, ये वाला जो है वो तो बाइसेक्ट हो जाएगा, एटम जो कार्बन एटम है वो बाइसेक्ट हो जाएगा और ये वाले कार्बन को ये वाला कार्बन हो जाएगा। अब इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ कितने POS है, तो यहाँ से देखो
एक पीओएस यहाँ से हो सकता है, एक प्लेन यहाँ से हो सकता है। अब इसमें आप जो बाइसेक्ट वाला प्लेन मैंने जो बताया था, जैसे इसमें हमने किया था ना जो इक्वल मतलब पूरा प्लेन में था मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है क्योंकि इसमें sp3 सेंटर है तो टेट्राहेड्रल है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें वो जो बाइसेक्टिंग वाला प्लेन है वो नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखो ये तो हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेन प्रेजेंट है। अब इसमें ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें केवल एक ही प्लेन प्रेजेंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करूँगी, मतलब यहाँ से प्लेन काटूंगी, तो इस CH3 को यहाँ पे कोई CH3 दिखना चाहिए जो नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें ये वाला प्लेन, मतलब इस CH3 को यहाँ एक CH3 अगर लगा होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये वाला जो प्लेन है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कोई CH3 नहीं लगा है, इस CH3 को फिर कौन दिखेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स दिखेंगे, तो इसलिए ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ओनली एक प्लेन प्रेजेंट है क्योंकि इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिख जाएगा, इस CH3 को ये CH3 दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है कि ये ऐसी रिंग है एक, ठीक है, और इस रिंग में आगे की तरफ CH3 है, जैसे ये एक रिंग है और इसमें आगे की तरफ CH3 है और पीछे की तरफ CH3 है, तो जब मैं प्लेन पास करूंगी तो इस CH3 को यहाँ CH3 दिखना चाहिए, जो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, कहाँ पीछे दिख रहा है, तो पीछे वाले थोड़ी मतलब वैसे घूम के थोड़ी दिखेगा कि अच्छा CH3 है, चलो कोई बात नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा नहीं, बगल के बगल में दिखना चाहिए उसको CH3, तो यहाँ तो कोई CH3 नहीं दिख रहा है, तो इसमें POS भी नहीं है। अब हम बात करते हैं COS की, तो COS के लिए देखो यहाँ से मैं गई ऊपर तो मुझे कार्बन मिल रहा है, लेकिन नीचे गई तो मुझे बॉन्ड मिल रहा है, तो COS तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, COS किसी में भी नहीं है, इसमें भी COS नहीं है और इसमें भी COS नहीं है। जो ऑड मेंबर की रिंग होंगी ना उसमें कभी भी COS नहीं होगा। इवन नंबर की रिंग में अगर कोई ग्रुप नहीं लगाया, सेम ग्रुप लगाए, तब हम COS देख सकते हैं, बाकी ऑड नंबर वाले में तो COS नहीं होगा। अब देखो इसमें एक प्लेन ये हो गया, 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 इसमें तो पूरी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बाढ़ आ गई है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो तो हाँ, इधर से जा रहे हैं कार्बन मिल रहा है, अपोजिट में कार्बन मिल रहा है, यहाँ कार्बन मिल रहा है, यहाँ कार्बन मिल रहा है, तो इसमें POS भी प्रेजेंट है और COS भी प्रेजेंट है। इसमें देखो, इसमें आपको ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम दिख रहा है और यहाँ हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम दिख रहा है, तो ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें POS नहीं है। क्यों? बिल्कुल है। ये वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास कर दूँ तो देखो ये वाला जो ड्यूटेरियम था वो आधा कट जाएगा, कट गया, यहाँ से ये आधा कट गया, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को इधर हाइड्रोजन दिख जाएगा, ये वाले कार्बन को ये वाला कार्बन दिख जाएगा, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट है उसमें एक POS। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देखो हाँ, इधर से ये दोनों साइड गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ गए, ऊपर गए हाइड्रोजन, यहाँ गए, नीचे गए हाइड्रोजन, COS भी इसमें प्रेजेंट है और POS भी इसमें प्रेजेंट है। अब देखो चाहे साइक्लोहेक्सेन रिंग, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग में देखो 3 प्लेन प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ से ऐसा प्लेन प्रेजेंट होता है, एक यहाँ से ऐसा प्लेन प्रेजेंट होता है और एक यहाँ से ऐसा प्लेन प्रेजेंट होता है। ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखो आप ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना।